स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज है 20 सितंबर। आज हम करेंगे द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस। आज जो हम एनालिसिस करने वाले हैं उसमें सिर्फ एक आर्टिकल है जो द हिंदू का आर्टिकल है, और वो है हिजाब केस एंड एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस डॉक्ट्रिन। तो ये पूरा आर्टिकल है जो यूपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रेलेवेंट है, और बार बार जो है इस तरह के आर्टिकल्स जो हैं के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार जो है मेंस एग्जामिनेशन में पूछे भी गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस हिजाब केस एंड एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस डॉक्ट्रिन के लेके। देखिए, इसमें जो है रिलीजियस प्रैक्टिसेस डॉक्ट्रिन है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि क्या होता है ये एसेंशियल प्रैक्टिसेस डॉक्ट्रिन। ये एसेंशियल प्रैक्टिसेस डॉक्ट्रिन जो है आपका एक ऐसा डॉक्ट्रिन है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इवॉल्व किया था ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके उन रिलीजियस प्रैक्टिसेस को जो फंडामेंटल राइट्स के दायरे में आती हैं। देखिए, हर रिलीजन की जो है कुछ प्रैक्टिसेस हैं जिनको उन्हें लगता है कि ये उनकी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं। जैसे कि सिख धर्म के लोग जो हैं पगड़ी बांधते हैं, वहीं मुस्लिम महिलाएं जो हैं हिजाब पहनती हैं, और इसी तरह सभी रिलीजन्स के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें लगता है कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है उनके रिलीजन की। लेकिन वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है या नहीं, ये केवल सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड कर सकती है। और इसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने 1954 में एक केस था जिसका नाम था शिरूर मठ केस। ये था 1954 का केस था ये, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेंट किया था ये डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी, जिसके अकॉर्डिंग कोर्ट डिसाइड करेगा कि किसी भी रिलीजन के अंदर एसेंशियल प्रैक्टिस क्या है या क्या नहीं है। ये केवल कोर्ट ही डिसाइड करेगा, और ये इस केस में ये बात कही गई थी। इसका नाम है शिरूर मठ केस। देखिए, आप सभी जानते हैं कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, और उन राइट्स में जैसे आर्टिकल 25 से 28 तक के जो राइट्स हैं वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन को लेके हैं, लेकिन उन फ्रीडम ऑफ रिलीजन में कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। और इंडिया का जो मॉडल है सेक्युलरिज्म का, वो प्रोवाइड करता है स्टेट को यह अधिकार कि स्टेट जो है इंटरवेन कर सकती है रिलीजन में अगर उसे इस्टेब्लिश करना है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो इसके अलावा अगर रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है फंडामेंटल राइट्स के साथ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, तो केवल और केवल डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी का ही इस्तेमाल होगा ये डिसाइड करने के लिए कि क्या वैलिड है, रिलीजियस प्रैक्टिस वैलिड है या फंडामेंटल राइट्स वैलिड है। तो अभी जो है आपका जो केस है वो है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन का, और इसके रिगार्डिंग थोड़े से एग्जांपल्स देना चाहूँगा ताकि आप लोग और ब्रॉडर तरीके से इसे समझ सकें। जैसे देखिए, मैसूर में क्या था, एक हिंदू टेम्पल था, और वहाँ ऐसी मान्यता थी कि वहाँ लोअर कास्ट के जो लोग हैं वो उस टेम्पल के अंदर जो है एंट्री नहीं करेंगे, और उसको हिंदू रिलीजन के लोग जो हैं अपने हिंदू रिलीजन का एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस मानते थे। तो 1958 में क्या हुआ कि 1958 में सुप्रीम कोर्ट का ये केस था, ये केस था, इसका केस का नाम था ये वेंकट रमन देवारू वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। ये केस था 1958 का, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीज़न लिया कि अब ये जो आपका टेम्पल्स के जो डोर हैं वो क्लोज्ड हैं पहले लोअर कास्ट के लिए, लेकिन अब ये सबके लिए खोले जाएं क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ये ठीक नहीं है। इसलिए सारे टेम्पल्स के दरवाजे जो हैं सभी जाति के लोगों के लिए खोले जाएं। इसके अलावा आप जानते हैं कि कुछ साल पहले सबरीमला केस काफ़ी उछला था, काफ़ी न्यूज़ में था, और सबरीमला केस का इशू ये था कि कोई भी वुमेन या गर्ल्स जिनकी एज 10 to 50 ईयर्स तक हैं उनको जो है सबरीमला टेम्पल के अंदर जो है एंटर करने नहीं दिया जाता था। सबरीमला टेम्पल के अंदर एंट्री करने नहीं दिया जाता था, और ये जो है कई सौ सालों से चलती हुई प्रैक्टिसेस थी, और हिंदू रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों का ऐसा मानना था कि ये हिंदुओं की एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। लेकिन कोर्ट ने जो है इस पर डिसीजन दिया और उन्होंने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और वॉयलेट करता है आर्टिकल 14 को, दैट इज़ द राइट टू इक्वालिटी। इसके अलावा एक और एग्जांपल दूंगा अयोध्या केस का, जहाँ पे कोर्ट ने आपका इंटरवेन किया था और कहा था कि नमाज़ पढ़ना जो है इस्लाम का एक एसेंशियल प्रैक्टिस ज़रूर है, लेकिन वो नमाज सिर्फ मस्जिद में ही होगी, ये एसेंशियल प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह के मैंने आपको कुछ एग्जांपल देके ये क्लियर कर दिया है कि एग्जैक्टली क्या होती हैं एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस।
तो अभी जो केस बार बार जो है हाईलाइट हो रहा है और जो काफ़ी इशू बने हैं जिसका, वो है कि कर्नाटका में जो है कुछ महीने पहले का इशू है, कंट्रोवर्सी है, जब कर्नाटका में कुछ बच्चियां जो है स्कूल जा रही थी हिजाब पहनकर और एंटर करने की कोशिश कर रही थी स्कूल के अंदर, तो उनको इसी बात के लिए अपोज किया गया और उसके बाद जो है इशू बहुत ज़्यादा बढ़ गया और देखते ही देखते जो है बात कर्नाटका हाई कोर्ट तक पहुंच गई। कर्नाटका हाई कोर्ट में पहुंच जाने के बाद कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी यही जजमेंट दी और ये कहा कि ये बैन बिल्कुल ठीक है, हिजाब पहनकर जो है स्कूल में नहीं जाना है और इसके ऊपर बैन लगा दिया। अब जो हिजाब वाली लड़कियां हैं, जो मुस्लिम लड़कियां हैं, उनका ये कहना है कि ये क्लियर वायलेशन है उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, उनके फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस का और फ्रीडम ऑफ रिलीजन का। वहीं कर्नाटका हाई कोर्ट का ऐसा कहना है कि ये इसमें उन्होंने 3 फाइंडिंग्स दी हैं। उन्होंने कहा है कि हिजाब जो है वो इस्लाम का एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है और क्योंकि वो इस्लाम का एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है तो ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन का कोई भी वायलेशन नहीं हुआ। दूसरा, कर्नाटका हाई कोर्ट का ये कहना है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और प्राइवेसी ये क्लासरूम में एप्लीकेबल नहीं होते हैं, क्योंकि क्लासरूम्स जो हैं ये क्वालिफाइड पब्लिक स्पेसेस हैं और यहाँ पे इंडिविजुअल्स के राइट नहीं चलेंगे, क्योंकि अगर इंडिविजुअल्स के पर्सनल राइट्स को वहाँ प्रिवेल किया जाएगा तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वहाँ पे किसी भी तरह का डिसिप्लिन और डेकोरम मेंटेन किया जा सके। तीसरा, जो उन्होंने कहा है कि स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़ ने कहा था स्टूडेंट्स को कि एक यूनिफॉर्म ड्रेस कोड होगा, सभी को वही पहन के आना होगा। तो उन्होंने कहा है कि ये जो यूनिफॉर्म ड्रेस कोड का ऑर्डर है ये किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है, क्योंकि ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो हिंदूज़ हों या मुस्लिम्स हों। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मुस्लिम बच्चों के लिए ही है, हिंदू, मुस्लिम, सब, सिख या फिर दूसरे सभी रिलीजन के लोगों को भी यूनिफॉर्म ड्रेस कोड ही पहनना होगा, इसलिए वो जो है बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है। देखिए, ये जो इशू है ये पूरा का पूरा रिलीजियस फ्रीडम को लेके है। अगर कोई भी सिंपल कोई वैसा इशू होता तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के डॉक्ट्रिन्स का इस्तेमाल कर उस पर जजमेंट दे दी जाती, लेकिन ये एक रिलीजियस फ्रीडम को लेके है तो कोर्ट जो है इसके ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल प्रैक्टिस का ही इस्तेमाल करेगा, जिसमें वो लीगल एनालिसिस भी करेगा और थियोलॉजिकल या फिर यूँ कह लीजिए कि रिलीजियस एनालिसिस भी करेगा। रिलीजियस एनालिसिस का मतलब है कि वो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को भी पढ़ सकता है और पुराने जो है जो आपके ये मौलाना या फिर आपके धर्मगुरु हैं उनकी भी मदद ले सकता है। इसके अलावा अगर सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों में से एक भी जो आपकी बात है कर्नाटका हाई कोर्ट की उसके ऊपर रिवर्स डिसीजन दे दिया तो ये बैन जो है पूरी तरीके से कैंसिल हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी शिरूर मठ केस से आया था और शिरूर मठ केस में ये भी बोला गया था कि स्टेट जो है आपका लेजिटिमेट तरीके से इंटरवेन कर सकता है अगर उसे लगता है कि अगर किसी भी तरीके से सोशल वेलफेयर या रिफॉर्म खतरे में है तो, और ये कोर्ट डिसाइड करेगी कि कौन सी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देनी है और कौन सी को नहीं देनी। वहीं आगे चलते हुए राइटर कहते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल प्रैक्टिस के साथ साथ एक और प्रैक्टिस भी है, एक और प्रिंसिपल भी है जिसको यूज़ किया जाता है अक्सर इस तरह के रिलीजियस रिलेटेड इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए या फिर जजमेंट देने के लिए, और वो है प्रिंसिपल ऑफ एंटी एक्सक्लूजन। ये प्रिंसिपल ऑफ एंटी एक्सक्लूजन जो है सबसे पहले आपका इजाद हुआ था सबरीमला टेम्पल इशू में। ये क्या है ये प्रिंसिपल ऑफ एंटी एक्सक्लूजन, वो थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ एंटी एक्सक्लूजन का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोटेक्ट नहीं करेगा ऐसी किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस को जो एक्सक्लूड करे किसी इंडिविजुअल को या किसी पीपल को या डिप्राइव करे किसी को भी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर या फिर डिस्क्रिमिनेशन क्राइटेरिया। यूँ समझ लीजिए कि अगर किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस से किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की डिग्निटी खतरे में आती है तो उस रिलीजन को उस रिलीजियस प्रैक्टिस को जो है इग्नोर किया जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही उसके ऊपर फैसला दिया जाएगा, रिलीजन के बेसिस पे फैसला नहीं दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ कि एक बार क्या हुआ था कि कई साल पुरानी बात है कि दाऊदी बोहराज एक कम्युनिटी है, ये है दाऊदी बोहराज एक कम्युनिटी है आपकी इंडिया के अंदर, जिनकी एक प्रैक्टिस है जो बहुत चलन में है, वो है फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन बोलते हैं इसको। फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं खतना। आपने सुना होगा ये सब, खतना। तो फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन जिसे बोलते हैं खतना,
और दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के अंदर ऐसा माना जाता था कि हर छोटी बच्ची का खतना कराना उनके एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का हिस्सा है। लेकिन उसके बाद ये इशू जो है आपका सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। एक महिला जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंची और वहां जब पहुंचने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि ये पर्टिकुलर जो इशू है ये आर्टिकल 21 के अगेंस्ट में है, दैट इज़ वायलेटिव है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और इसको जो है रिलीजियस प्रैक्टिस के दायरे से बाहर निकाल दिया गया। तो यही है एंटी एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जहां कोर्ट को ऐसा लगेगा कि किसी एक व्यक्ति की डिग्निटी या फिर उसे किसी तरीके से डिप्राइव किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है, तो वो रिलीजियस प्रैक्टिस को कंसिडर नहीं करेगी। वहीं एक और एग्जांपल मैं इसके रिगार्डिंग आपको देना चाहूँगा कि पारसी धर्म के जो लोग हैं उनका ऐसा मानना है कि पारसी धर्म में अगर कोई भी लड़की या लड़का दूसरे धर्म में जाके शादी कर लेता है तो फिर वो पारसी नहीं रहता, उसका अपने परिवार के साथ कोई संबंध नहीं रहता। इसी तरह कुछ साल पहले एक लड़की थी जिसका नाम था गुलरूख गुप्ता या फिर यूँ कह लीजिए कि गुलरूख कॉन्ट्रैक्टर गुप्ता। ये एक पारसी लड़की थी जिसने एक हिंदू लड़के से शादी कर ली और शादी करने के बाद उसके परिवार ने उसे पूरी तरीके से त्याग दिया था। लेकिन जब एंड में उसके फादर की डेथ हो गई और वो ग्रेवयार्ड में अंदर जाने की कोशिश कर रही थी तो उसे जो है ग्रेवयार्ड में नहीं जाने दिया गया। ये हवाला दिया गया कि वो एक नॉन पारसी से शादी करने के बाद अब पारसी नहीं रही है और अब उसका कोई अधिकार नहीं है कि वो अपने पिता के लास्ट राइट्स में वहाँ आपका ज्वाइन करे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसमें इंटरवेन किया और उन्होंने कहा कि ये मैटर है अगेंस्ट है जेंडर जस्टिस के, और उन्होंने जो है पूरी तरीके से उसको हक दिलाया और उसके बाद उसने लास्ट राइट्स में जो है आपका पार्टिसिपेशन भी किया। तो इस तरह इसी को जो है एंटी एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहा जाता है। तो आप देखिए कि रिलीजन के इन मुद्दों में जो है सुप्रीम कोर्ट की जो इंटरवेंशन है, जो उनकी जजमेंट्स हैं, वो काफ़ी हद तक जो है फ़ायदेमंद भी है और काफ़ी हद तक इसके कुछ घाटे भी हो सकते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर जो है डिस्कशन करेंगे, ऑल्दो ये आर्टिकल में नहीं है। जैसे इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, आप देखें तो जैसे सबरीमाला केस में जो भी आपका डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, इसने बैलेंस बनाया है दो फंडामेंटल राइट्स का, एक राइट टू इक्वालिटी का और दूसरा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का। इसके अलावा इसने सोशल जस्टिस भी अचीव कराया है, वुमेंस के लिए सोशल जस्टिस की बात है। वहीं इसने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को, ना कि रिलीजियस मोरालिटी को, और सुप्रीम कोर्ट्स के ऐसे इंटरवेंशन की वजह से ही रूल ऑफ लॉ स्थापित हुआ है, रूल ऑफ रिलीजन नहीं हुआ है स्थापित। इसके अलावा कुछ और इश्यूज़ भी हैं जो इस तरह के डॉक्ट्रिन से एसोसिएटेड हैं, जैसे इसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट को ज़्यादा अटेंशन देनी चाहिए। जैसे कि एसेंशियल प्रैक्टिस क्या है ये जजेस डिसाइड कर रहे हैं, ना कि मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, जबकि होना चाहिए ये कि जो धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं उनको शायद ज़्यादा पता होगा कि एसेंशियल प्रैक्टिस क्या है, ना कि जजेस को। वहीं दूसरी तरफ ये भी है कि कोर्ट का कोई भी फिक्स पैरामीटर नहीं है ये डिसाइड करने के लिए कि एसेंशियल प्रैक्टिसेस क्या है। फॉर एग्जांपल कभी कभी वो किसी रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं ये देखने के लिए कि क्या ये एसेंशियल प्रैक्टिस है या नहीं है। कभी कभी वो किसी फॉलोअर से बात करने की कोशिश करते हैं या फिर किसी धर्म गुरुओं के विचार लेते हैं, और कभी कभी वो ये देखते हैं क्या ये जो पर्टिकुलर रिलीजियस प्रैक्टिस है ये उस वक्त इसका चलन था जब ये रिलीजन शुरू हुआ था या नहीं। तो इस तरह के जो है बहुत ही वेग वो हैं उनके पैरामीटर्स जिस पे वो डिसाइड कर रहे हैं कि क्या एसेंशियल प्रैक्टिस होगा या क्या नहीं होगा। वहीं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं कि ये जो एसेंशियलिटी का डॉक्ट्रिन है इसका इस्तेमाल कर कोर्ट जो है अपने जुरिसडिक्शन से कुछ आगे जा रहा है, कुछ आगे बढ़ रहा है जिसमें उन्हें नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो ये प्योरली रिलीजियस क्वेश्चंस हैं इनको जजेस को जो है पावर नहीं देनी चाहिए इसको डिसाइड करने की। वहीं मैं अपने उससे थोड़ा सा लास्ट में बोलूँ तो कंक्लूजन में यही बोलूँगा कि देखिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक पर्पस था सेटअप करने का वो ये था कि हमारी जो सोसाइटी है वो प्रोग्रेसिव हो, एक जस्ट सोसाइटी हो, जस्टिसेबल सोसाइटी हो, सोशल जस्टिस अचीव हो सके। और जुडिशरी का काम ये है कि वो जितने भी सोशल इविल्स जो हैं हमारे सोसाइटी में या हमारे रिलीजियस उसमें उनको जो है ख़त्म करने की कोशिश करे। और इस डॉक्ट्रिन को एक्सरसाइज करते हुए कोर्ट को जो है हमेशा अपने दिमाग में ये बात रखनी चाहिए कि रिलीजन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंडिया में, ये ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है और सोशल हार्मनी के लिए भी, और इसके अंदर किसी भी तरह की जो इंटरफेरेंस है वो बहुत ही सोच समझ कर करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह की एक्सेसिव इंटरफेरेंस सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है
वो खतरामंद हो सकती है और सोशल हार्मनी को जो है ढांचा है उसको बिगाड़ भी सकती है। तो यही था आज के आर्टिकल में। इसके एनालिसिस के लिए, प्रॉपर आपकी नोट्स के लिए आप नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह की रोज़ एडिटोरियल एनालिसिस देखने और सुनने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।